हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रूथ ऑफ रिलीजन चैनल में। दोस्तों, आज ईरान 99%, सऊदी अरेबिया 97%, पाकिस्तान 96% और इराक 95% के साथ मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। फिर भी इंडोनेशिया, जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन 87.7 है, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है। ऐसा इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे रैंकिंग के मुताबिक, जहां ईरान 4.60%, पाकिस्तान 11.10%, सऊदी अरेबिया 1.6% और इराक में 1.9% वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहीं इन सबको पीछे छोड़ इंडोनेशिया 12.7% के साथ इस गिनती में सबसे आगे है। पर अगर इतिहास के पन्ने में हम थोड़ी सी नज़र डालें तो ये पता चलता है इंडोनेशिया 14वीं सेंचुरी तक हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, इंडोनेशिया 16वीं सेंचुरी आते आते हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म की साया से निकलकर इस्लाम को मानने लगा? क्या इसके पीछे भी अरब देशों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है रिलीजियन एक्सपेंस को लेकर, या फिर ईरान की तरह जीतकर वहां इस्लाम फैलाया गया, या फिर अरब इमिग्रेंट्स ने सिटी इस्टेब्लिश की है? इंडोनेशिया का स्टोरी कम्प्लीटली यूनिक है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर वहाँ क्या हुआ? चलिए जानते हैं ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो पर। हाउ इंडोनेशिया बिकम ए वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इंडोनेशिया में इस्लाम के आने के पहले वहाँ के मेजॉरिटी हिंदूस और बुद्धिस्ट रहते थे, और आज यहीं पर हिंदुइज्म फॉलोवर मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन गए हैं। महज 1.7% गिनती पर आकर मानो उनकी तादाद नहीं बढ़ रही है। और अगर बात करें बुद्धिज़्म की, इनकी संख्या तो और भी कम है, 1.2% पर सीमित है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब हम हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म की बात करें, ये दोनों में सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा था बुद्धिज़्म। हमारे ही भारत से बुद्धिस्ट 180 से 280 में वहाँ पर पहुँचे थे, और इन्होंने अपने शिष्यों के साथ बुद्धिज़्म को इंडोनेशिया में 7वीं सेंचुरी तक जोरों शोरों से फैलाया। इन्हीं फॉलोवर में से एक थे राजा श्रीविजया, जिनका राज्य बुद्धिज़्म को फैलाने का एक अहम सेंटर बन गया। लेकिन ये राजा और इनका राज्य बुद्धिज़्म फैलाने वाला अकेला नहीं था। 750 AD में आया शैलेंद्र डायनेस्टी, जो इंडोनेशिया की जावा में उतरा था, और इन्हीं सब राजा की छत्र छाया में बुद्धिज़्म को फूलने और फलने का समय मिला। पर फिर समय ने करवट बदली, और 1025 AD आते आते भारत का भूमि पर उभर कर आया एक नया राजा, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के बीच आने वाली समुद्र जैसे बाधा को भी खत्म कर दिया। जी हाँ, चोला एम्पायर राजेंद्र वन। इतिहास को बदलते हुए नौसेना का निर्माण किया, जो समुद्र के पार साम्राज्य को भी आक्रमण करने का शक्ति रखता था। और ऐसा ही कर उसने बालंग बांध को जब्त कर श्री विजया एम्पायर पर हमला कर 14 पोच पर अपना जीत का परचम लहरा दिया, जिसकी बाद 13वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक उन्होंने वहां पर राज किया, जिनके राज्यों में पति के चिता के साथ पत्नी को भी सती करने की प्रथा चली आ रही थी। इन्हीं सब प्रथा और रिवाजों के साथ इंडोनेशिया के लोग अपनी ज़िंदगी काट रही थी, और ज़िंदगी काफ़ी आम चल रही थी। पर इनकी आम जिंदगी में तूफान लेके आए वो लोग, जिनका सपना इस्लाम की परचम को इस दुनिया में लहराते हुए देखना था। लेकिन आखिर कौन थे ये लोग? इस बात को जानने के लिए हमको समय में थोड़ा पीछे जाने पड़ेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 7वीं सेंचुरी में इस्लाम अरब जैसी कंट्री में जन्म ले चुका था, और 8वीं सेंचुरी आते आते उनके फॉलोवर उनके टीचिंग को पूरा वर्ल्ड में फैलाने के लिए निकल पड़े। बिकॉज इस्लाम इज़ ए मिशनरी रिलीजन, और मिशनरी रिलीजन जिसमें क्रिश्चियन भी इंक्लूडिंग है, उनका मिशन होता है कि हमारे रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाए। लेकिन अरब भले ही इस्लाम को जन्म देने वाला देश क्यों ना हो, पर ये जानकर आपको हैरानी होगी, इंडोनेशिया में सबसे पहले इस्लाम को अरब में नहीं किसी दूसरे देश ने फैलाया था, और किसी दूसरी इस्लामिक देश भी नहीं फैलाया था, बल्कि हमारे हिंदुस्तान ने फैलाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान की गुजरात सदियों से अपने व्यापार के लिए ही जाना जाता है, और इसी गुजरात से वो मुस्लिम ट्रेडर जो अरब देश से आए थे, वो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, जावा और कलिमंतन में पहुँचे, जिसके बाद 15वीं सेंचुरी आते आते इस्लाम रिलीजन वहाँ पर काफ़ी फल फूलने लगा। मतलब ट्रेडिंग तो भरपूर ये लोग कर ही रहे थे, और उसके साथ साथ इंडोनेशिया में इस्लाम भी बढ़ रहा था। लेकिन इनका कारोबार वहीं तक नहीं रुका। एक जाल की तरह वो वहाँ के किंगडम्स सिसिकी हुआ सल्तनत, जो 16वीं BC में था, टर्नेट और तिटोर, जो नॉर्दर्न पार्ट बलूका में था, जो लोगों के इस पान तक एक्सपेंड होते चला गया। इसके अलावा इंडोनेशिया का बंजर मासेन, पालंगबैंग, इनाव कबाओ, पसाई और परलेक तक भी अपने रिलीजियस नेटवर्क को एक्सपेंड किया, और इसी तरह इस्लाम रिलीजन अपने जरे दिन ब दिन मजबूत करते जा रहा था। और इन हालातों में सोने में सुहागा क्या उन मुस्लिम ने,
जो चाइना से थे, जो कि 15th सेंचुरी में चाइना का एक एडमिरल जिसका नाम था चेंग हो, उन्होंने इस्लाम को फैलाने में अपनी पूरी मदद दी थी। बट माना कि इंडोनेशिया में इस्लाम का आने का ट्रेडिंग एक रीज़न था, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेडर बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रोपेगेटर या मिशनरी नहीं होते। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम उसकी दूसरी पहलू पर नज़र डालें, ट्रेडर का इसी रास्ते का इस्तेमाल कर इंडिया पाकिस्तान का इस्लाम और दूसरे देश के सूफीज़म को विश्वास रखने वाले लोग इंडोनेशिया पहुँचे, जिसका सबूत है मिस्टर बेरेलविस एक्ट, जो कि इस्लामिक ट्रेडिशन है, आज भी हमें इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और किसी तरह यमन से इंडोनेशिया पहुंचने वालों में वहां की हदरामी कम्युनिटी का नाम शामिल है, जिसने इंडोनेशिया पहुंचकर वहां अपना रिलीजन को फैलाया। और आज वो इंडोनेशिया में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। पर अब वक्त आ गया है आपका वो सवाल का जवाब देने का, जो मैंने आपसे पूछा था। क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगाया गया है पावर गेन करने के लिए यहाँ पर, या उसे इंटरनली कॉन्कर कर लिया गया, या फिर मुस्लिम ने अपना शहर बनानामा पेश किया? और जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम की प्रोपगेशन की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की इंडोनेशियन लोगों की गरीबी, उन्हें मिलने वाले सबसे कम सुविधा, और सबसे बड़ी चीज़ उन्हें ना मिलने वाली सिक्योरिटी। क्योंकि वहाँ का लोग खुद ब खुद इस्लाम को ना अपनाते तो शायद वहाँ रहने वाले लोगों को मौत का सामना करना पड़ता। इंडोनेशिया में सबसे पहले कदम रखने वाले हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स, उन्होंने अपने रिलीजन को बहुत फैलाया था, लेकिन इन रिलीजन ने उन लोगों के मुताबिक गरीबी का अलावा उनको कुछ नहीं दिया। और इसीलिए हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर को वो कोई ट्रिब्यूट देना नहीं चाहते, जिसके चलते वो अपने कदमों को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे कंट्री को अपनी पॉलिटिकल रिलेशन बेहतर बनाने की ओर मोड़ लिया। यही कारण था जब इस्लाम का प्रोपेगेटर वहाँ पर आया तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि लोग पहले ही उनसे खुश थे, बिकॉज दे हैव ए बैड एक्सपीरियंस विथ प्रीवियस रूलर्स। और जान है तो जहान है, इसलिए अपने जान को बचाते हुए इस जहान में रहने के लिए उन लोगों के लिए उन्हें अपना धर्म छोड़ना ही ठीक लगा। लेकिन इन सब के परे भी एक कारण था, जो थे पपेट शोस। पपेट शोस इंडोनेशियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है, और इसी का फ़ायदा इस्लाम की प्रोपेगेटर ने बखूबी उठाया। तो हुआ कुछ ऐसा, जैसे कि हम इंडिया में पपेट शो के जरिए रामायण की कहानी देखते हैं, सुनते हैं और दोहराते हैं, कुछ उसी तरह का इंडोनेशिया में भी हो रहा था। वो लोग रामायण के किरदार की जगह पे सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बता रहे थे और उनकी कंपाइन की कहानी सुना रहे थे। और इस बदलाव का वहाँ के लोगों पर इतना असर हुआ कि इसने वहाँ पर इस्लाम को फैलाने का 90% रोल अदा किया।